मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मेरे लेक्चर का विषय है नक्सल मुक्त हुआ देश। भारत नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है और ये बहुत राहत देने वाली खबर है और सच पूछिए तो सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। उपलब्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने नक्सलवाद को हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सबसे गंभीर खतरा बताया था। और अब जबकि देश को इससे मुक्त घोषित किया जा रहा है, तो इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही कहा जाना चाहिए। ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? सच पूछे तो आज के लेक्चर के केंद्र में यही तथ्य है और यहाँ मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ जिन तथ्यों की चर्चा करने जा रहा हूँ, ये तथ्य केवल नक्सल के विरुद्ध ही काम नहीं करते, बल्कि कोई भी आंतरिक गड़बड़ी अगर हो रही हो, वहाँ भी ये उसी तरीके से काम करते हैं, थोड़े बहुत स्थानीय रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में विधिवत तरीके से भारत को नक्सल मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2026 की तिथि निश्चित कर रखी थी और सच पूछे तो जो तिथि निश्चित कर दी गई थी वो बहुत पहले निश्चित कर दी गई थी और उस तिथि तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेना अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि सरकार या यूं कह लीजिए राजनीति की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी विषय पर हो जाए तो वह उसे प्राप्त कर सकती है। और इसकी जो सफलता है वो राजनीति की दृढ़ इच्छा शक्ति की सफलता का जीता जागता प्रमाण है। और नो डाउट कि जो रणनीति बनाई गई उस रणनीति का कमाल तो है ही। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, जब किसी भी क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है तो उसके 2 मुख्य मानक होते हैं कि कैसे आप मानेंगे कि अब हम नक्सल मुक्त हो गए। पहला तो यह होता है कि संगठन है तो उस संगठन का अब कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, और जो दूसरा होता है वो ये कि संगठन का जो कार्य क्षेत्र है वह पूरी तरह से सिमट गया है या खत्म हो गया है। तो देखिए, नक्सल जैसी समस्या के लिए हम इन दोनों मानकों पर हो सकता है कि 100% खरे न पाएं अपने आप को, और इस तरह की धारणा बनाई भी नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज सरकार पता लगा कि कमजोर पड़ जाएगी और फिर ये पनपने शुरू हो जाएंगे, तो सरकार को तो लगातार सतर्क रहना ही होगा। लेकिन सामान्यतया संगठन के अगर कार्यकर्ता कुछ बचे भी हैं तो वो ले दे करके गिनती के बचे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, बहुत से लोग मारे गए हैं और सरकार का जो पूरी की पूरी तरीके से दबाव बना, उन दबाव के कारण उनके लिए कार्य करना संभव नहीं रह गया है। और इस दबाव का ये कमाल रहा कि आप अब सीधी भर्ती भी नहीं कर सकते, तो नए लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। सरकार ने इस तरह की योजनाएं बनाई कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो छोड़ करके वापस आ रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यदि कार्यकर्ता बचे भी होंगे तो गिने चुने ही कार्यकर्ता होंगे, और संगठन का जो कार्य क्षेत्र था, पहले तो पूरा का पूरा लाल कॉरिडोर उसे कहा जाता था, और इन्होंने नारा दिया था नक्सलियों ने कि नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक, ये पूरा का पूरा एरिया, कई राज्य इसमें शामिल होते थे। ये कॉरिडोर गलियारा कहलाता था। अब लगभग ये गलियारा समाप्त हो चुका है, इसीलिए जो क्षेत्र भी अगर रह गया होगा तो आप मान करके चलिए कि बहुत ही सीमित क्षेत्र रह गया है, और यह क्षेत्र भी धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी जो कमर है नक्सलियों की वो पूरी तरह से टूट चुकी है। फ्रेंड्स, आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनके विरुद्ध किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी। नक्सलवाद पर यदि आपने कोई भी तैयारी की होगी तो उसका एक टॉपिक इस तरीके का होता ही है कि नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।
और सच पूछे तो अब मैं जिन तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं, लगभग लगभग उन्हीं तथ्यों को पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया गया है और उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। दोस्तों, अब मैं जो रणनीति रही है सरकार की, पहले उसकी बात करता हूं। और रणनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो ये कि जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए गए। और वहां जाना और कैंप लगाना आसान नहीं था, क्योंकि उससे पहले ये अटैक कर देते थे। तो इसके लिए सबसे पहले बुनियादी ढांचे का विकास किया गया पूरे के पूरे क्षेत्र में। अब आप देखिए कि लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। संचार सुविधाओं के लिए लगभग 6,500 से भी अधिक मोबाइल टावर लगाए गए। बैंकों की लगभग 1,800 से भी अधिक शाखाएं खोली गई। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसके लिए बिल्डिंग्स बनाए गए और नक्सली क्षेत्रों में आवासों का निर्माण किया गया। तो ये जब बुनियादी ढांचे तैयार हो गए तो अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए कैंप लगाना आसान हो गया। आने जाने के रास्ते क्लियर हो गए। चूंकि अब मोबाइल टावर लगाए गए हैं तो उस जो संचार की सुविधाएं होती है, आपस में बातचीत की सुविधाएं, वो भी आसान हो गई। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रोल रहा छत्तीसगढ़ पुलिस बल का। छत्तीसगढ़ पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया गया, उनकी संख्याओं में इजाफा किया गया, उन्हें बाकायदे प्रशिक्षित किया गया, उन्हें आधुनिक हथियार दिए गए। लोकल जो पुलिस होती है इन सब मामलों में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो क्षेत्र से परिचित होती है, वहाँ की भाषा के बारे में जानती है, वहाँ के लोगों के दिमाग, चेतना, संस्कृति से उनका परिचय होता है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को जो मजबूत बनाया गया, उसने इस सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही साथ जो सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो सहित लगभग आधा दर्जन जो बल वहां डिप्यूट किए गए थे, उनके बीच में बहुत बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश किया गया, खुफिया जानकारियों का तुरंत आदान प्रदान किया गया, सबको आधुनिक हथियार दिए गए, बाकायदे उन्हें प्रशिक्षित किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डेटा से विश्लेषण किया गया, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया। और सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ जो उल्लेख करने योग्य है वो ये है कि अब तक जो हमारे सुरक्षा बल थे वो रक्षात्मक तरीका अपनाते थे, यानी कि जब उन पर अटैक होता था तब वो अपनी रक्षा के लिए सामने आते थे। लेकिन उन्होंने अपनी नीति बदल दी और उसके स्थान पर उन्होंने आक्रामक नीति अपनाई। हम अटैक करेंगे और इसके लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी कि हम जंगल में घुस करके मारेंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। और साथ ही साथ कुछ अभियान भी चलाए गए, अलग अलग तरह के अभियान, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन चक्र बांधा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इस तरह के ऑपरेशन चलाए गए। अलग अलग समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाएगा, यहाँ तक कि अलग अलग स्थानों के लिए भी अलग अलग अभियान चलाएगा और इन अभियानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है कि हमें कोबरा कमांडो की चर्चा यहाँ जरूर करनी चाहिए। अलग से कोबरा कमांडो का गठन किया गया था और इस अभियान में उन लोगों ने जो कमाल की शक्ति और क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया है, उसकी जो कहानियां हैं एक प्रकार से हमें अपनी उंगलियों को दांतों के तले दबाने के लिए मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, ये सब तो रहे ही, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने अपनी नीतियों में भी कुछ परिवर्तन किए। समर्पण करने वालों के लिए बाकायदे पुनर्वास का आश्वासन दिया गया कि आप समर्पण कीजिए, हम आपके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। उन्हें बाकायदे नौकरी का आश्वासन दिया गया, उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया गया, आवास की सुविधाएं दी गई, खेती की जमीनें दी गई। आप आइए और मुख्य धारा में शामिल होइए। इससे बहुत बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण के लिए आए। यहां तक कि नक्सलियों को पकड़वाने के लिए बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा की गई और उसका भी जबरदस्त रूप से प्रभाव पड़ा। सुरक्षा बल बाकायदे मुठभेड़ में लगे हुए थे। बहुत से इनके जो बहुत ही फेमस और बड़े बड़े लीडर्स थे वे उन मुठभेड़ों में मारे गए। और जब लीडरशिप कमजोर पड़ने लगी तो धीरे धीरे संगठन अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, वहाँ के जो स्थानीय युवा थे उन्हें सुरक्षा बल में शामिल करने के लिए बाकायदे बस्तर फाइटर्स योजना की शुरुआत की गई।
सरकार की योजनाएं जो होती थीं, जो गांव के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए होती थी, कोशिश की गई कि लोगों को उनके बीच तक पहुंचाया जाए। और चूंकि बुनियादी ढांचा तैयार हो गया था, सड़कें बन गई थी, बैंक बन गए थे, तो पहुंचाना भी आसान हो गया। तो सच पूछे तो नक्सली जिन तथ्यों का सहारा लेकर के कि सरकार तुम्हारा शोषण करती है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, नक्सलियों के दिमाग में, या यूं कह लीजिए कि वहां के लोकल लोगों के दिमाग में जो ये गलत धारणा भर दी गई थी, जिसके आधार पर उनकी वहां तथाकथित सत्ता चल रही थी, वो कमजोर पड़ने लगी धीरे धीरे। और अंत में कमजोर पड़ते 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 नक्सलियों का एक प्रकार से पूरी तरह से सफाया हो गया। तो दोस्तों, ये थे नक्सल मुक्त भारत कैसे संभव हो सका, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां, और मुझे लगता है कि आपके लिए इतना ही जानना पर्याप्त होगा। इस विषय पर फ्रेंड्स बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।